आज हम लोग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से संबंधित कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए बोर्ड पे पहला क्वेश्चन, अल्फा पार्टिकल्स ब्रैकेट में हमने लिखा हुआ है हीलियम न्यूक्लियाई। अल्फा पार्टिकल्स आर क्लासिकल पार्टिकल्स, फर्मियाइंस, बोसॉन्स, नन ऑफ दीज। आप केवल हम क्विक डिस्कशन कर रहे हैं आपके सामने, आप उसको पुराना रीड कर लें। कुल मिला के स्थिति जो बनेगी वो बोसॉन्स की बनेगी। आप समझ लें, समझाने का बहुत ज़्यादा वक्त नहीं देना है हमको। आप इस क्वेश्चन को देख लें। दूसरा है क्वेश्चन, पार्टिकल्स विच कैन हैव एनी स्पिन आर। ऐसे पार्टिकल जिनकी कोई भी स्पिन हो सकती है, वो क्लासिकल पार्टिकल्स होंगे या फर्मियाइंस होंगे या बोसॉन्स होंगे या नन ऑफ दीज होगा। क्लासिकल पार्टिकल्स का मतलब होता है गैस मॉलिक्यूल्स, और यहाँ स्पिन की बात ही नहीं होती है। तो सभी पार्टिकल्स इंक्लूड हैं यहाँ पर, विच कैन हैव एनी स्पिन आर क्लासिकल पार्टिकल्स। समझते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, पार्टिकल्स फॉलोइंग एम्बी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आर या एम्बी स्टैटिस्टिक्स आर। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन जो डिस्ट्रीब्यूशन है किस पे लागू होता है या फॉलो करता है, प्रोटॉन्स पे या फोटॉन्स पे या इलेक्ट्रॉन्स पे या गैस मॉलिक्यूल्स पे। धीमे धीमे आप सब समझ चुके हैं गैस मॉलिक्यूल्स। ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, डिस्कस हम ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अकॉर्डिंग टू विच स्टैटिस्टिक्स द एनर्जी एट एब्सोल्यूट जीरो कैन नॉट बी जीरो। माने एब्सोल्यूट जीरो पे भी उसकी एनर्जी कम नहीं हो सकती है। ये कौन सी स्टैटिस्टिक्स से ये बात निकल के आती है, ये हमें जानना है। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स से या बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स से या फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स से या नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है एप्टी स्टैटिस्टिक्स। आपको सिर्फ क्विकली कराना है छोटे वीडियो में, ज़्यादा से ज़्यादा बातें, ताकि इस टाइप के सिंपल से क्वेश्चन आपके सामने रहते हैं और आते हैं एग्ज़ाम में। चूँकि एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। The particles obeying एम्बी स्टैटिस्टिक्स आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स। अब दूसरे एंगल से ये ऑप्शंस इसमें डाले गए हैं, ये आपको पहचानना है। डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स होते हैं या इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। आपको जब पढ़ाते समय हमने डिस्कस किया था, साफ साफ था डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स से मैक्सवेल बोल्ट्जमैन जो स्टैटिस्टिक्स है हम लोग डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स कंसीडर करते थे। बोस-आइंस्टीन और फर्मी-डिराक में इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स होते हैं। अब ये 5 क्वेश्चन हम लोग मिटा देते हैं, जगह बनेगी, अगर कुछ समझाना होगा तो उसमें समझाया जा सकता है। तो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के लिए हम लोग मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स कंसीडर करते हैं, ये आपने पढ़ा हुआ है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इन क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, अभी क्लासिकल की बात हुई थी। इन क्वांटम स्टैटिस्टिक्स द पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल डिस्टिंग्विशेबल। डिस्टिंग्विशेबल तो बिल्कुल सही नहीं है, आइडेंटिकल सही है। नेक्स्ट में आइडेंटिकल एंड इनडिस्टिंग्विशेबल। फिर मॉलिक्यूल्स ओनली, फोटॉन्स ओनली लग गया है, इसलिए अकेले फोटोन को करा जाता है क्वांटम स्टैटिस्टिक्स से, लेकिन फोटोन्स ओनली, ये बात गलत है। तो सबसे सही बात लिखी हुई है वो है आइडेंटिकल एंड इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल
इस तरीके से आपको जवाब ढूंढने हैं, सही ऑप्शन आपको टिक करना है, कंसीडर करना है। मिलते जुलती छोटी छोटी बातें हैं जो कि धोखे से बड़े बड़े क्वेश्चन आप कर लें और छोटी सी क्वेश्चंस में केयरलेस मिस्टेक्स करें, ये हम नहीं चाहते हैं। इसलिए हमने ऐसे क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके आपके सामने रखा है और ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। अकॉर्डिंग टू फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स, छोटा करके लिख दिया है जगह कम होने की वजह से। अब इस पर ध्यान लगाइए। अकॉर्डिंग टू फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स, इन हाउ मेनी वेज 3 पार्टिकल्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 एनर्जी स्टेट्स। हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ऑलरेडी हम बहुत कुछ पढ़ा चुके हैं। आपके सामने क्वेश्चन को लाना है तो इसमें A, B, C एंड D में हमें बांटना है। 4 हैं, A, B, C, D। इसमें हमें बांटना है अकॉर्डिंग टू फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स। तो इसमें फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 3 पार्टिकल को बांटना है। जब आप बांटेंगे, उसको अप्लाई करेंगे तो 4 ही उसका आंसर होगा। ऐसे ही मैंने क्वेश्चन नंबर 8 में 2 पार्टिकल्स को 3 फेज सेल्स में 2 सही स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से बांटा है। तो इसमें कितने ढंग से बटेंगे? 27, 9, 6, 3। इसका सही आंसर है 6। तो एक हमने लिया फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 3 पार्टिकल को 4 एनर्जी स्टेट्स में, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने 2 पार्टिकल को 3 फेज सेल्स में बांटना है एज पर 6 आया। और 2 क्लासिकल जो पार्टिकल्स हैं एमपी स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से टू बी प्लेस्ड इन 2 फेज सेल्स, 2 पार्टिकल को 2 फेज सेल्स में डालना है। द पॉसिबल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने होंगे ये हमें देखना है। क्या 1 होगा या 2 पॉसिबल अरेंजमेंट होंगे या 3 होंगे या 4 होंगे? इसका आंसर है 4। ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इस लेवल पे हम नहीं आपके सामने डिस्कस कर रहे। अगर किसी को कोई चीज़ पूछनी है वो कमेंट बॉक्स में पूछेगा, मैं उसको आंसर कर दूंगा। बड़े वीडियो देखने का आपके पास वक्त भी नहीं है और फिर उसी चीज़ को बार बार हम एक्सप्लेन करेंगे, अच्छा नहीं लगता। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। बहुत सिंपल सिंपल से है, क्विक क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द बीई डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इज बोस-आइंस्टीन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये हमने क्वेश्चंस जानबूझ के इग्नोर करे थे, लेकिन अब लास्ट मोमेंट पे आप इनको इग्नोर ना करें, इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चंस को सामने रखा है। आपके देखो भी शायद दिए हुए हैं। ए में है Ni इक्वल टू Gi e टू द पावर अल्फा e टू द पावर एप्सिलॉन I अपॉन kT प्लस 1। बी में Ni इक्वल टू Gi अपॉन e टू द पावर अल्फा e टू द पावर एप्सिलॉन I अपॉन kT माइनस 1 प्लस 1 था। और नेक्स्ट में सी में लिख दिया गया है Gi Ni इक्वल टू Gi अपॉन e टू द पावर अल्फा e टू द पावर एप्सिलॉन I अपॉन kT, सिंपली ना प्लस ना माइनस। और डी में इस ढंग से लिखा है Gi इंटू e टू द पावर अल्फा e टू द पावर एप्सिलॉन I अपॉन kT प्लस 1 या माइनस 1, कुछ भी आप लिख सकते हो, -1। आपको ये पता है अच्छे तरीके से कि जो बी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है उसमें -1 लगता है, ये ऑप्शन करें। इसी तरीके से हम लोग बीई के बजाय अब हम लोग लेते हैं एफ डी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, फर्मी-डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन किस एक्सप्रेशन से दिया जाता है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं ऐसी सिचुएशन में
11 क्वेश्चन के हिसाब से आज ऑप्शन ए इज करेक्ट। हम जानबूझ के मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के हिसाब से अगर आंसर करना होता क्वेश्चन नंबर 12 के हिसाब से, अगर हम उसको 12 मान लें तब आप इसका आंसर लिखा। अब एक चीज और शायद मैं पहले किसी क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूँ, तो और चीज आपके सामने होनी चाहिए, एक क्वेश्चन होना चाहिए। मैं रख रहा हूँ सामने 13 क्वेश्चन। द क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, आप जानते हैं क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में फर्मी-डिराक और बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स आती हैं। तो क्वांटम स्टैटिस्टिक्स चेंजेस इनटू क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स, चेंजेस इनटू क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में से एक है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स। किस कंडीशन में, इफ कब चेंज होगी, इफ ए ऑप्शन में GI/NI इक्वल टू 1 हो जाए, या GI/NI वेरी वेरी लेस देन 1 हो जाए, या GI/NI ग्रेटर देन 1 हो जाए, या GI/NI इक्वल टू 0 हो जाए। ये आप समझ लीजिए, आप पढ़ेंगे समरी में, बुक में, या हमारे वीडियो में जब पढ़ाते समय लिया है, तो GI/NI वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 होने पे क्वांटम स्टैटिस्टिक्स चेंज इन क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स। अब 2 क्वेश्चन और हम लोग करेंगे और वीडियो लेक्चर फिक्स करेंगे। थोड़ा सा थियोरिटिकल सेशन भी हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40, which one of the following statements is correct? Which one of the following statements is correct? 4 स्टेटमेंट लिख रहे हैं, आपको बुद्धि लगानी है, थोड़ा थोड़ा अंतर कर देते हैं और आपको लगेगा कि ये सब सही लिखा हुआ है, लेकिन हमें गलत हटाना है और सही को पहचानना है। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है डिस्टिंग्विशेबल आइडेंटिकल पार्टिकल्स follow BE माने बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। आपको अभी अभी डिस्कस किया था कि जो बोस-आइंस्टीन हो चाहे फर्मी-डिराक हो, दोनों में पार्टिकल्स जो है इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। क्योंकि डिस्टिंग्विशेबल लिख गया है इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट। नेक्स्ट देखता हूँ आइडेंटिकल एंड इंडिस्टिंग्विशेबल, आइडेंटिकल एंड इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स obey MB distribution, obey MB means Maxwell Boltzmann distribution। आपको इसलिए क्वेश्चंस में कई बार डिस्कशन में ये आया है कि पार्टिकल्स जो है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन में
डिस्टिंग्विशेबल होते हैं, ना कि इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, इसलिए ये भी गलत है, करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब हम लोग सी में देखते हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल identical particles with zero or integral spin r or integral spin particles are considered by Pauli exclusion प्लीज। बिल्कुल गलत बात लिखी हुई है, आप अच्छे से जानते हो कि हाफ इंटीग्रल स्पिन वाले पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इन्हीं पे लागू होता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स में हम लोग पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को कंसीडर करते हैं, तो ये भी बात लिखी है। निश्चित रूप से जो चौथा स्टेटमेंट होगा वो सही लिखा होगा, इनडिस्टिंग्विशेबल identical particles with half integral spin follow Fermi-Dirac statistics। ये बिल्कुल सही बात लिखी है। इंडिस्टिंग्विशेबल भी होते हैं, आइडेंटिकल पार्टिकल्स भी होते हैं, हाफ इंटीजर स्पिन पार्टिकल्स भी हों, तो वहाँ पर फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स होती है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये तीनों में थोड़ी सी बातों में अंतर कर देते हैं, ये मैंने जानबूझ के इस टाइप के क्वेश्चंस को रखा है ताकि डिस्टिंग्विशेबल, इनडिस्टिंग्विशेबल, आइडेंटिकल पार्टिकल्स, इंटीग्रल स्पिन, हाफ इंटीग्रल स्पिन और एनी स्पिन, इनके सही जगह सही इस्तेमाल करना आदत में आ जाए। केवल जान लेने से काफ़ी नहीं होता, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्रॉपरली जरा सी कहते हैं सावधानी घटी दुर्घटना घटी, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सावधानी के साथ आपको क्वेश्चंस को देखना है। आपको 1.5 घंटे मैंने 90 मिनट्स में 50 क्वेश्चंस करने हैं, बहुत आसानी के साथ आपको टाइम मिल जाएगा क्वेश्चंस को समझने का। अब लास्ट क्वेश्चन आपके सामने रखने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 15। Which one of the following statements, अभी करेक्ट का हम करेक्ट का किया था, अभी करेक्ट का which one of the following statements is incorrect। अब हमको करेक्ट ढूंढना था, अब हम लोग इनकरेक्ट ढूंढेंगे। इस पर भी बहुत ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग बहुत हड़बड़ाहट में इनकरेक्ट और करेक्ट पे भी ध्यान नहीं देते। फिजिक्स जानना ठीक है, उसके बिना तो कुछ काम चल नहीं सकता है, लेकिन जो स्टेटमेंट ऊपर क्वेश्चन में दिया जाता है उसको भी समझना जरूरी होता है। तो देखिए, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट पूछा, और इसमें हम पूछने जा रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। पहली बात ए, प्रोटॉन्स ओबे
फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स। मैं बहुत फैला के नहीं लिख रहा हूँ, इस सारे में आप समझ रहे होंगे क्वेश्चंस को। स्टैटिस्टिक्स बी में द इंटीग्रल स्पिन पार्टिकल्स, द इंटीग्रल स्पिन पार्टिकल्स obey Bose-Einstein statistics। C में all particles of an ideal gas, ध्यान रखें आइडियल गैस रियल गैस नहीं है, ऑक्यूपाई ए सिंगल एनर्जी स्टेट at absolute ऑप्शन डी है indistinguishable particles OB and the Maxwell-Boltzmann statistics। अब हम लोग एक एक करके ऑप्शन देखना शुरू करते हैं। ऑप्शंस ये तो प्रोटॉन्स होते हैं हाफ इंटीग्रल स्पिन पार्टिकल्स, और ये फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स फॉलो करते हैं। इसका मतलब दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। द इंटीग्रल स्पिन पार्टिकल्स ओबे बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स, ये करेक्ट हो सकता है। बहुत से बच्चों को पता हो ये तीसरी बात, बहुत को ना पता हो कि सही है गलत है। यह तो ऑब्जेक्टिव में फायदा मिलता है कि ऑल पार्टिकल्स ऑफ एन आइडियल गैस ऑक्यूपाई ए सिंगल एनर्जी स्टेट एट एब्सोल्यूट जीरो। हो सकता है आपको पता हो सकता है ना पता हो, तो अभी गलती नहीं करना है कि गलत लिखा है सही लिखा है। ये देखते हैं, डी वाले को देखते हैं। अगर ये पता है तो बहुत इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स ओबे एनर्जी स्टैटिस्टिक्स। अब यही बात गलत हो गई। इनडिस्टिंग्विशेबल के बजाय हमने तो पढ़ रखा है डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हम लोग यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में। ए बी सी हम पर्टिकुलरली पहचानते हैं, तो इसका मतलब वी कैन डिस्टिंग्विश। इनडिस्टिंग्विशेबल शब्द लिख दिया तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसी को हमें टिक करना है, इनको सही वालों को टिक नहीं करना है। इसका मतलब इस क्वेश्चन के बहाने ये चीज़ और सीख लो। ऑल पार्टिकल्स ऑफ एन आइडियल गैस, माने कोई भी अगर आइडियल गैस आप कंसीडर करते हैं, अगर एब्सोल्यूट जीरो पे हैं तो उनकी एनर्जी स्टेट एक सिंगल होती है, उसकी स्प्लिटिंग नहीं होती है। ये आपको याद कर लेना है। ये सही स्टेटमेंट है, ये गलत स्टेटमेंट है, लेकिन गलत स्टेटमेंट को हमको आंसर करना है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। मैं यही कर अपनी बात खत्म करता हूँ, और आपको अच्छे से समझदारी से सब्जेक्ट को डील करना है। आँखें समझ खोल के ही आपको वहाँ पे फाइनली ऑप्शन को टिक करना है। एक एक क्वेश्चन को सही से आंसर करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चूँकि सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम प्रॉपरली नहीं हुआ था, अब जो थर्ड ईयर का एग्ज़ाम में जो आपके मार्क्स आएंगे उसी के आधार पर आपकी ओवरऑल परसेंटेज डिसाइड होगी। मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें। इसके लिए ज़रूर है, क्योंकि आपने एक बार नॉलेज गेन कर ली है, वो काम है अब वो नॉलेज को प्रॉपरली मेमोरी में डिस्टिंग्विश करते हुए दिमाग में रखना है, और क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से आप समझें, और जो ऑप्शंस हैं उनको भी अच्छे से समझें,
क्या पूछा जा रहा है ये डिसाइड कर लें, और करेक्ट पूछा जा रहा है, इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। वैरायटी ऑफ वेज जो है अपनाए जाते हैं। भाषा की कारीगरी भी होती है। हर चीज़ को आप ध्यान दें और अपने विवेक का इस्तेमाल करें। इन्हीं बातों के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।